तो देखो आज हम पढ़ेंगे अपवन वेग या अपवाह वेग के सूत्र की स्थापना। अपवन वेग या अपवाह वेग क्या होता है? ये एक अतिरिक्त वेग होता है। अतिरिक्त वेग कब आता है? जब अपन विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं किसी चालक के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र की वजह से उन इलेक्ट्रॉनों को एक अतिरिक्त वेग मिलता है, उस अतिरिक्त वेग को अपन अपवाह वेग कहते हैं। तो देखो इसको समझते हैं। ये मैंने कोई चालक ले लिया पहले, है ना, ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, और ये चालक तार जो है अभी इस पर कोई भी विद्युत क्षेत्र लगाया हुआ नहीं है, कोई भी बैटरी जोड़ी हुई नहीं है। जैसे मान लो आपने दुकान से तार खरीदाई है केवल, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे। वो कैसी गति करेंगे? अनियमित गति करेंगे। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो ये अनियमित गति करेंगे। अगर अपन इनका पथ बनाएं तो वो एक जिगजैग लाइन आएगा ऐसे, जैसे मान लो ये गया यहाँ से ऐसे 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 जिगजैग लाइन बनाएगा। तो जिगजैग लाइन बना रहा है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना रहा है, तो इनका जो औसत वेग आएगा कि अभी मान लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की ऊष्मा पाकर गति कर रहे हैं, बाहर की ऊष्मा पाकर, तो इन इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग जो हो जाता है वो u1, मान लो इसका u2, ऐसे ही इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है। तो n इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग, n इलेक्ट्रॉनों का पहले का मान लो u1, u2, u3, और n इलेक्ट्रॉनों का कितना हो जाएगा? un तक हो जाएगा। लेकिन अगर अपन उनका औसत निकालेंगे, क्या निकालेंगे? औसत। और औसत के लिए अपन ये वाला चिन्ह यूज करते हैं। अभी ये प्रारंभिक वेग है, ऊष्मीय वेग को अपन u बोल रहे हैं, तो इनका जो औसत निकालेंगे वो कितना आएगा? 0। यानी अपन ये लिख सकते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग 0 होगा। औसत ऊष्मीय वेग कितना होगा? 0। लिखेंगे कैसे? देखो इसको, जैसे अपन ने लिखा कि u के ऊपर बार, या फिर एवरेज निकाल रहे अपन, तो u1 प्लस, क्योंकि ऊष्मीय वेग पाकर ये इलेक्ट्रॉन u1 से, दूसरा इलेक्ट्रॉन u2 से, ऐसे करते करते n इलेक्ट्रॉन जो है u1 से, और इसमें n का भाग लगा देंगे तो औसत निकल जाएगा। लेकिन ये औसत कितना आएगा? 0 के बराबर। औसत कितना आएगा? 0 के बराबर, 0 के बराबर आएगा। तो ये जो ऊष्मीय वेग का औसत आ रहा है 0 आ रहा है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति नहीं कर पा रहे, ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति नहीं कर पा रहे, यानी अनियमित गति कर रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं। इसकी वजह से इस चालक तार में कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है, कोई विद्युत धारा नहीं बहती है। और ये जो ऊष्मीय वेग होता है, तो ये ऊष्मीय वेग जो होता है वो लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड का होता है। यानी ऊष्मीय वेग कितना है? 10⁵ मीटर पर सेकंड का। अब 10⁵ मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है टक्कर करते हैं आपस में, और आपस में टक्कर करते हैं तो इनका वेग इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि टक्कर करने के बाद में वेग वापस कम हो जाता है, फिर उनको ऊर्जा मिलते हैं टक्कर करने के बाद, तो धीरे धीरे ये वेग क्या हो जाता है? कम होता जाता है, फिर ज़्यादा। इस वजह से ये एक दिशा तक आगे तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, टक्कर करके वहीं पर रह जाते हैं, टक्कर करके वहीं पर रह जाते हैं। जैसे कोई शराबी होता है, वो पीने के बाद में क्या करेगा? टक्कर खाता ही रहेगा, एक ही कमरे के अंदर चक्कर लगाता रह जाएगा, और जहाँ जाना है वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा। ठीक है। और वैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेंढक होता है, मेंढक, कुएं का मेंढक बोलते हैं अपन, तो कुएं का मेंढक अपनी जगह पे रह जाता है। तो आपने दूरी और विस्थापन पढ़ा हो, तो मेंढक के द्वारा तय विस्थापन कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आगे गति ही नहीं कर रहा, देखो आगे गति नहीं कर रहा, तो गति नहीं कर रहा तो विद्युत धारा, आवेशों का प्रवाहित होता है, और आवेशों का प्रवाह हो ही नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, लेकिन क्या है, वो एक निश्चित दिशा में गति नहीं कर पा रहा, तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये ऊष्मीय वेग तो इतना होता है। ठीक है, यहाँ तक अपन समझ गए कि अभी विद्युत धारा स्थापित नहीं हुई है, और अभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो ऊष्मीय वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊष्मीय वेग। क्यों? क्योंकि ये बाहर की ऊष्मा पाकर गति कर रहे हैं। अब इसके बाद में अब हम इस चालक को क्या करते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? बैटरी या फिर किसी सेल से जोड़ देते हैं। तो देखिए मैं इसको जोड़ देता हूं। अब मैं इसको एक सेल या बैटरी से जोड़ूंगा, एक सेल या बैटरी से जोड़ूंगा। तो देखो कैसे, बहुत आसान है। देखो ये कोई चालक है, और इसके अंदर आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के अलावा इनके अंदर स्थिर आयन भी होते हैं। कौन से आयन होते हैं? स्थिर आयन।
जैसे मान लो एक प्लस प्लस मान लो बहुत सारे स्थिर आयन है इसके अंदर और मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है ही। जब आपने इस चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया, किसी बैटरी से जोड़ दिया और इस बैटरी या सेल का विभवांतर V है, इस बैटरी या सेल का विभवांतर कितना है V। इस V विभवांतर की वजह से इस चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा E, और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर, क्योंकि बैटरी आपने जोड़ी तो बैटरी की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि E बराबर V/D या फिर B/L बोल सकते हो। अगर अपन ने कहा कि चालक की लंबाई L है तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा इसके अंदर V/L आएगा। अगर मैं कही दूं कि चालक की जो लंबाई है स्मॉल l है तो बताओ विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। जब विभवांतर V है तो इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा E बराबर V/L, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब हम पढ़ चुके हैं चालक में विद्युत धारा, जब अपन विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल लगना स्टार्ट हो जाता है, एक बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर एक बल लगना स्टार्ट हो जाएगा F, एक F बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र है इसी वजह से तो लग रहा है, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस होती है, प्लस से माइनस होती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस की ओर भागेंगे, इधर भागेंगे, इधर भागेंगे, क्योंकि बैटरी का धन टर्मिनल इलेक्ट्रॉनों को ही तो खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। अब खींच रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक बल लग रहा है F, कितना लग रहा है F बल लग रहा है। अब ये F बल होगा कितना, F बल होगा कितना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो F होता है वो होता है, हम जानते हैं कि E बराबर जो होता है वो क्या होता है F/Q, तो F बराबर क्या हो जाता है QE हो जाता है। यहाँ पर Q क्या है इलेक्ट्रॉन, Q क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो Q की जगह क्या लिख दूंगा मैं E और यहाँ पे कैपिटल E। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान माइनस होता है तो माइनस अपन यहाँ पे लिख देंगे, F बराबर आ गया माइनस का E कैपिटल E। बोलो ये बात समझ में आई क्या। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी आवेश पर जो बल लगता है वो बल Q × E होता है। अगर आवेश इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको अपन बोलते हैं E और गुणा में कैपिटल E। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा इस तरफ, और बल सदिश राशि है तो इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो F का मान कितना आ गया -E कैपिटल E। अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है m, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो इसके ऊपर त्वरण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा त्वरण, तो त्वरण होगा तो त्वरण का सूत्र क्या होता है F बराबर m में होता है, तो त्वरण A बराबर क्या होगा F/m होगा। तो F कितना है हमारे पास, इस समीकरण से F कितना है माइनस का E कैपिटल E, तो A बराबर क्या हो जाएगा -E कैपिटल E बटा m, यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन के ये इलेक्ट्रॉन पर जब बल लगा तो इस बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन त्वरित हुआ, क्या हुआ त्वरित, और त्वरित हुआ तो इसके ऊपर त्वरण उत्पन्न हुआ, और वह त्वरण कितना होगा -E कैपिटल E/m। और ये मैंने यहाँ पे बता ही दिया कैसे आया ये, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लिया अपन ने तो त्वरण आएगा उसके ऊपर, और त्वरण होता है A बराबर F/m, और F का मान हमें दे रखा है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में माइनस का E कैपिटल E लगेगा, तो त्वरण कितना आ गया -E कैपिटल E/m। इस त्वरण की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, गति स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति थी तब इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय वेग से गति कर रहा था, और ऊष्मीय वेग कितना था 10⁵ अब वो अनियमित गति कर रहा था। अब इलेक्ट्रॉन को एक त्वरण मिल गया एक ही दिशा में जाने के लिए, क्योंकि त्वरण सदिश राशि है तो त्वरण एक ही दिशा में जाएगा, तो इसको त्वरण मिल गया। तो त्वरण मिल गया तो ये टक्कर जब होती जाएगी तो ये जो वेग है ये कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम, ये वेग कम होता जाएगा, और ये वेग कम होके इतना अल्प वेग आ जाएगा, होगा तो सही वेग लेकिन इतना अल्प होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खिसकता जाएगा, केवल क्या करेगा खिसकेगा, और वो जो वेग होगा वही अपवाह वेग कहलाएगा। भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खिसकेगा ना, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे स्थिर आयन है तो इससे भी टकराएगा। मान लो ये यहीं पे आया, इस पहले तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, ये टकरा गया तो इसका वेग जो था ऊष्मीय वेग तो 10⁵ था ही,
लेकिन इसको इस त्वरण की वजह से एक और वेग मिल गया, तो दोनों की वजह से टक्कर करने के बाद में ऊर्जा की हानि होगी, और ऊर्जा की हानि होगी तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो कम होता जाएगा। लेकिन एक अतिरिक्त होगा, एक्स्ट्रा होगा, जो कि उसको आगे खिसका सकता है, उसको एक ही दिशा में आगे खिसका सकता है, और आगे खिसकाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपवाह वेग बोलेंगे। तो इस त्वरण की वजह से ऐसा हुआ है, तो त्वरण की वजह से हमें एक अतिरिक्त वेग मिलता है, या फिर मैं कह दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले इसका वेग था ऊष्मीय वेग u1 था ना, अब बल लग गया, त्वरण उत्पन्न हो गया, तो अब इस इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया v1। कितना हो गया, v1। ऐसे ही दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र के ऊपर अनुपस्थिति में u2 था, और उपस्थिति में कितना हो गया, v2 हो गया ना, क्योंकि वेग बदल रहा है ना। ऐसे ही n इलेक्ट्रॉनों के लिए पहले u3 तो ये हो जाएगा v3 डॉट डॉट डॉट, उसमें वेग un था तो ये कितना हो गया, vn। कितना हो गया, vn। ठीक, vn हो गया। अब जब आपको प्रारंभिक वेग दिया हुआ हो, जब आपको प्रारंभिक वेग किसी इलेक्ट्रॉन का पता हो और अंतिम वेग पता हो और त्वरण पता हो, तो गति का पहला समीकरण लगता है, लगेगा। तो हम यहाँ पर गति का पहला समीकरण लगाएंगे, गति का पहला समीकरण। और गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है। v बराबर क्या होता है, u प्लस at। पहले कण के लिए क्या हो जाएगा, पहले के लिए 1u1a, यहाँ पे आप t1 भी लिख सकते हो और इसको आप τ1 भी लिख सकते हो। अब τ1 क्यों लिखूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत टक्कर होगी। क्या होगी, क्रमागत टक्कर। तो क्रमागत टक्कर में लगने वाला जो समय वो विश्रांति काल कहलाएगा। तो अपन पहले के लिए टो लिख दें, τ1 लिख दें, तो इसको मैं τ1 लिख सकता हूं क्या। ऐसे ही दूसरे का वेग क्या हो जाएगा, u2 प्लस a τ2, और ऐसे ही n वाले के लिए क्या हो जाएगा, un प्लस a τn। क्या त्वरण बदलेगा, क्या त्वरण तो सब पे नियत लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र नियत है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश नियत है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत है, तो त्वरण तो सभी जगह पे सेम रहेगा। तो जब विद्युत क्षेत्र लगा दिया, बैटरी जोड़ दी, तो वेग बदलकर u से क्या हो गया, v, u से क्या हो गया, v। अब अपन इनका क्या करेंगे, इनका औसत निकालेंगे, इनका औसत निकालेंगे, क्योंकि वो औसत वेग ही तो अपवाह वेग कहलाएगा। ऊष्मीय वेग की वजह से तो 0 आता है औसत, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो औसत वेग 0 थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ अतिरिक्त वेग मिलेगा, और वो क्या कहलाएगा, अपवाह वेग। तो v1 v2 और vn ये आ गए अपने पास, सबको जोड़ते हैं अपन, जोड़ेंगे तो अतिरिक्त आवेश हमारे पास क्या आएगा, अतिरिक्त आवेश जो आ रहा है, तो अपन औसत निकालेंगे v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट vn वेक्टर। भाग लगा देंगे किसका, n का, n का भाग लगा दिया। इसका जो औसत होगा ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये 0 के बराबर क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो अतिरिक्त वेग मिलेगा इधर, तो वो किसके बराबर होगा, वो vd होगा। वो क्या क्या होगा, वो vd। ये 0 के बराबर नहीं होगा तो कोई ना कोई मान तो होगा, और उस मान को अपन क्या बोलेंगे, vd, यानी अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो vd बराबर ये आ जाएगा। आ गया यहाँ तक समझ में, बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया आपको। vd तक मैंने जो बताया ये फॉर्मेट समझ में आया, कैसे मैंने आपको बताया, vd का मान ज्ञात करना आ गया, आ गया। अब अपन इसमें क्या करेंगे, v1 v2 v3 इनका मान रखेंगे और फिर इसको हल करते जाएंगे और vd का सूत्र स्थापित कर देंगे। अब मैं आगे बताने से पहले एक बार वापस से आपको ये पूरा घटनाक्रम समझा देता हूँ वापस से, ठीक है। ये क्या हुआ है कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे गति करा है, क्या बल लगा है, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ कि भाई इसके अंदर हुआ क्या है। वापस से बताता हूँ, देखिए जो लिखने का काम होगा वो एक साथ लिखाऊंगा, पहले मैं केवल आपको टॉपिक समझा रहा हूँ पूरा कि कैसे अपने को ज्ञात करना होगा। तो ये हमारे पास ये सब आ गया। तो देखो इधर क्या हुआ, हाँ देखो चल रहा है वीडियो चल रहा है, नो टेंशन। देखो अरे ये मैंने चालक तार लिया, अब मैं केवल एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं उसके अंदर, है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अभी जब मैं विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रहा तब इसका वेग u1 होगा। क्या होगा इसका वेग, और अगर मैंने इसको सेल से जोड़ दिया,
किसे जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया, यानी सेल से जोड़ा तो V विभवांतर और विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन का वेग बदलकर क्या हो गया, V1। केवल मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अब ये V1 आया तो किसकी वजह से आया, देखो, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र लगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगा जो किसके विपरीत लगा, और वो बल कितना होगा, F बराबर माइनस का E कैपिटल E। ये कहाँ से आया, ये इस तरीके से आया, आ गया। फिर अगर ये बल लग रहा है तो इस बल की वजह से अगर मैं किसी वस्तु को धक्का दूंगा ऐसे, तो त्वरण उत्पन्न होगा ना उसके अंदर, तो त्वरण कितना होगा, तो त्वरण होगा F बराबर ma होता है, तो A बराबर F बाई एम, तो ये त्वरण आ गया हमारे पास, A बराबर माइनस का E कैपिटल E बटा m, तो त्वरण भी आ गया। और इस त्वरण की वजह से ये वेग उत्पन्न हुआ है V1, इस त्वरण की वजह से ये वेग उत्पन्न हुआ है। अब ये जो वेग होता है ये सभी एक ही दिशा में रहते हैं, सभी एक ही दिशा में, जिससे कि इलेक्ट्रॉन धीरे 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 खिसकता रहता है और आगे गति करता है। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र लगा हुआ ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन U1 वेग से इधर, और मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो U2 वेग से इधर, ये दोनों बराबर थे तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त, तो इनका जो औसत निकालते हैं वो तो 0 आता है, और इसका जो औसत निकालते हैं वो अपवाह वेग कहलाता है। इसका औसत निकालते हैं वो क्या कहलाता है, अपवाह वेग। और अपवाह वेग Vd बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट Vn बटा n। ठीक है, आ गया होगा अब तो समझ में, आ गया। अब हम डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं, इसको मिटा देते हैं, और आपको याद रखना E का मान क्या आया। इसको अगर मैं समीकरण नंबर 1 ही नाम दे दूं तो याद रखना A बराबर क्या आएगा, माइनस E कैपिटल E बटा m। ठीक है, तो आप इसको साथ के साथ अभी तो नोट कर नहीं सकते, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं वो नोट कर सकते हैं, रोक के वीडियो को, है ना, रोक के देख सकते हैं ना। अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखो Vd बराबर V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर प्लस V3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट ओके डिवाइड में n। V1 का मान क्या होगा, U1 प्लस A टो1 होगा ना, अरे होगा या नहीं होगा। दूसरा V2 कितना होगा, U2 प्लस A टो2, है ना, टो2 नहीं है, क्या ये टो2 है, टाउ2 क्या बोलेंगे जो, ये हो गया। और डॉट डॉट और प्लस में UN प्लस A टो n और डिवाइड में n। सही है, सही है ना। अब देखो, अब हम U1 ये एक जैसे सभी जुड़ रहे हैं ना, ये अरे सभी जुड़ रहे हैं क्या, हाँ, तो हम U1 U2 और U3 प्लस डॉट डॉट प्लस UN इसको अलग कर देंगे, इसको क्या कर दिया अलग, ठीक। और इधर आ जाओ, A टो1 A टो2 A टो3 डॉट डॉट प्लस A टो n, इसको अलग कर दिया और भाग लगा दिया किसका, n का। अब मैं एलसीएम लिया हुआ है, इस एलसीएम को तोड़ूंगा, तोड़ने का मतलब ये n इसके नीचे भी जाएगा, ये n इसके नीचे भी जाएगा। तो देखो, तो U1 प्लस U2, अब मैं U3 ना लिखकर डायरेक्ट U1 लिख देता हूं, कोई दिक्कत है क्या, n लगा दिया भाग में, एलसीएम तोड़ दिया मैंने, एलसीएम तो n लग गया भाग में, है ना। और ये है A, क्या मैं इन सब में से A कॉमन ले सकता हूं क्या, तो टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 प्लस डॉट डॉट टो n, और भाग में क्या लगा दूं, एलसीएम तोड़ दिया तो भाग लगेगा ना, सही है ना रे। हाँ, अब देखो गौर से देखो, इसको गौर से देखो, ये U1 ये ऊष्मीय वेगों का औसत है, और ऊष्मीय वेगों का औसत क्या हो जाएगा, अरे होगा ना, होगा बराबर प्लस A, और देखो ये सारे विश्रांति कालों का औसत है, तो सारे विश्रांति कालों के औसत को मैं टो बोल सकता हूं क्या, क्या बोल सकता हूं, टो। और इधर क्या लिखा हुआ है, BD नहीं है, BD है ना, B फॉर बहन वाली, तो BD बराबर क्या है, 0 प्लस A टो, VD बराबर, अब इसको मैं ये लिख सकता हूं सीधा, तो हमारे पास अपवाह वेग का सूत्र आ गया, VD बराबर A गुणा में टो, आया ना, आ गया क्या,
बटा में एन क्यों लगेगा? इस पूरे को अपन टो बोलेंगे, औसत निकाल लिया इसका, औसत टो 1 टो 2 टो 3, इसका औसत जो आएगा वो टो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टो। किसका? U1 वाला, इसका एन, इसका एन कहाँ गया? ये ऊष्मीय वेग का औसत है, ये ऊष्मीय वेग का औसत है। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा हुआ नहीं रहे तब औसत कितना आता है? 0 आता है ना। तो ये 0 हो गया, ये ए हो गया और ये टो हो गया। हाँ किस? हाँ टो के साथ एवरेज लिख दो, ये लीजिए, सही है। अरे टो के साथ एवरेज लिख दे क्या? तो ये हो गया, तो ये आपका आ गया टो एवरेज। और बाकी परीक्षा अपने परिभाषा लिखी थी तो अपन ने औसत तो लिखा था कि भाई तय की गई दूरी में लगा औसत समय विश्रांति काल कहलाता है, लिखा था। तो टो एवरेज लिखने की जरूरत नहीं है, ये टो एवरेज हो जाएगा, या फिर टो ही लिख देंगे इसको। तो वी बराबर क्या गया? ए गुणा में टो। समीकरण नंबर 1 मैंने आपको कहा था कि ये काम आने वाला है। तो वी समीकरण नंबर 1 का मान रखेंगे, देखो इधर ए का मान उठा के रखूंगा यहाँ पे, तो वी बराबर हो जाएगा माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम गुणा में टो, गुणा में क्या आ जाएगा? टो। ठीक, अब सुनो, आ गया? ठीक है, यहां से उठा के रख दिया। अगर मैं केवल अपवाह वेग की जगह मैं इसको चाल बोलूं, ये तो वेग है, तो वेग है तो सदिश रूप में आप लिख दो, सदिश रूप में, तो वीडी के ऊपर क्या लग जाएगा? वेक्टर। वीडी के ऊपर क्या लग जाएगा? वेक्टर। लेकिन अगर मैं अपवाह वेग को चाल बोलूं तो चाल तो अदिश राशि होती है और चाल का तो केवल परिमाण आएगा, तो परिमाण आएगा तो अपन मोड में लिख देंगे वीडी बराबर ई कैपिटल ई बटा एम और ब्रैकेट बंद गुणा में टो। इसको माइनस में लिखने की कोई आवश्यकता? तो वीडी बराबर सूत्र क्या आया हमारे पास? ई कैपिटल ई बटा एम गुणा में टो, गुणा में क्या आया? टो। तो अपवाह वेग के सूत्र की स्थापना हो गई ना। वीडी बराबर क्या आया? ई कैपिटल ई बटा एम गुणा में टो। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ क्या है? ए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या है? ए। अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका समझाता हूं, देखो। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? लेकिन सुनो, क्या वेग को मैं त्वरण गुणा समय लिख सकता हूं क्या? बोलो, अरे लिख सकता हूं क्या? तो यहां पर जो वेग आ रहा है वो अपवाह वेग है, तो ये हो गया वीडी, और त्वरण क्या है? ए, और समय टक्करों के बाद, विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद टक्करों के बाद जो समय आता है उसको अपन टो बोलते हैं। तो वीडी बराबर आ गया ना ए टो, आ गया डायरेक्ट ही, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ना, वीडी बराबर ए टो। अब ए का मान वापस बताऊं भाई, वेग बराबर त्वरण गुणा समय होता है, तो त्वरण को ये लिखूंगा, और ये जो समय लग रहा है समय, तो औसत समय उसको अपन विश्रांति काल बोलते हैं, और विश्रांति काल को किससे लिखते हैं? टो से, टो से लिखेंगे ना। हाँ, दांत आ जाएंगे इसके अंदर, ज्यादा दांत मत देखो। ए टो, ठीक। तो ए का मान, और ये औसत वेग कितना है? वीडी, तो वीडी बराबर क्या आ गया? ए गुणा में टो, और ए का मान ये रहा, रख दो, सूत्र याद रह जाएगा। सही है, तो हो गया अपवाह वेग, हो गया। अच्छा है, तो चलो नोट करो फिर।